नमस्कार। गीता यस में आप लोग का स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए आज क्लास 42वीं है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सो टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, और उसमें हमने देखा था कन्फर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस और परसुएशन और सोशलाइजेशन। आज हमें ये पढ़ना है, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, स्टीरियोटाइप, प्रिजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले ये एक एक स्टेज में पढ़ना है कि पहले जो है किसी की पर्सनालिटी कब स्टीरियोटाइप होती है, फिर कैसे वो प्रिजुडाइज हो जाती है, फिर कैसे वो डिस्क्रिमिनेटिव हो जाती है। ठीक है, एक एक करके एक एक स्टेज में पढ़ेंगे। पहला स्टेज आता है स्टीरियोटाइप का, कि कब कोई पर्सनालिटी जो है, एक व्यक्तित्व या आपका एटीट्यूड कैसे स्टीरियोटाइप का हो जाता है। स्टीरियोटाइप का हिंदी होता है पूर्व धारणा या धारणा बोल सकते हैं इसको। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि किसी समूह या व्यक्ति के बारे में, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई ग्रुप है, ठीक है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं बिना पूरी जानकारी के सिर्फ कुछ विशेष बातों को लेकर एक सामान्य सोच बना लेना, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं स्टीरियोटाइप। कोई ग्रुप है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप किसी आप दो व्यक्ति है, आप अपने दोस्त में आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, ठीक है। दो एक व्यक्ति तो एक तो मिला हुआ है, लेकिन आप नहीं मिले हुए हैं। ए बी व्यक्ति है जो सी के बारे में बात कर रहे हैं। ए व्यक्ति जो है सी व्यक्ति के बारे में जानता है, लेकिन बी व्यक्ति नहीं जानता है। तो बी ए और बी आपस में बात कर रहे हैं, तो बी वाला जो है बस उसके सुनने के मात्र पे उसने जो बोला उसी को आधार बनाकर उसने एक स्टीरियोटाइप बना लिया, अपने मन में पूर्व धारणा बना लिया उसके सी वाले व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है, हो सकता है वो नकारात्मक भी हो, तो ऐसी धारणा बना लेना, इसी को स्टीरियोटाइप कहते हैं। ठीक है, बिना उससे मिले बात किए कि वो कैसा व्यक्ति है कैसा नहीं व्यक्ति है, बस थोड़ी सी सीमित जानकारी मिली किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, उसी के आधार पे जो हमने एक धारणा बना ली। ठीक है, तो ये होता है स्टीरियोटाइप। और भी आसान भाषा में आप सुन लीजिए कि जैसे सोच लेना कि हर छात्र पढ़ाई में अच्छा होता है, ऐसा बना लेना। किसी ने बोल दिया कि इस स्कूल में सारे छात्र अच्छे हैं, तो आपने वो मान लिया कि हाँ सारे छात्र अच्छे हैं। आप गए नहीं, मिले नहीं, बात नहीं की, लेकिन आपने ये मान लिया कि हाँ ये इस स्कूल में सारे छात्र जो है अच्छे होते हैं। तो ये क्या है? एक स्टीरियोटाइप है, आपके दिमाग में बन गया कि अच्छे हैं लोग। ठीक है, सेकेंड स्टेज आती है प्रिजुडाइज की। अब स्टीरियोटाइप कैसे जो है पूर्वाग्रह बन जाता है या पक्षपात करने, प्रिजुडाइज का मतलब पूर्वाग्रह होता है या पक्षपात करने वाला। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप के आधार पर मान लीजिए कि स्टीरियोटाइप के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक भावना, एक नेगेटिव भावना या राय बना लेना बिना व्यक्तिगत अनुभव के। ठीक है, स्टीरियोटाइप में क्या हो रहा था, आप बस जानकारी आपको मिल रही थी, आपके मन में एक धारणा बन जाती कि अगर ये इसने बताया ऐसा तो ऐसा है। ठीक है, लेकिन प्रिजुडाइज पूर्वाग्रह में क्या होता है कि आप एक नेगेटिव वे में चले जाते हैं, नकारात्मक धारणा बनाते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आसान भाषा में इसको बोलेंगे कि जैसे सोचना कि एक्स वाई जेड कोई भी जाति जो है, इस जाति के लोग भरोसेमंद नहीं होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि आज के टाइम पे ज़्यादा ही हो रहा है कि मुसलमान ज़्यादा भरोसेमंद के लोग नहीं हैं, और वही मुसलमान साइड सोचता है कि हिंदू वर्ग जो है काफिर है, इस तरीके का भरोसे के लोग नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रिजुडाइज है, मिले नहीं, अपना कोई अनुभव नहीं है उनको मिलने का। जिन्होंने अनुभव किया है वो इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, जिनको अच्छा अनुभव हुआ है, लेकिन जिनको नहीं हुआ है वो इस तरीके की पूर्वाग्रह पाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे स्टीरियोटाइप जो है प्रिजुडाइज हुआ, अब प्रिजुडाइज से कैसे ये डिस्क्रिमिनेटिव होगा, एक पर्सनैलिटी कैसे डिस्क्रिमिनेटिव होती है। तो थर्ड स्टेज है भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड स्टेज है ये। तो प्रिजुडाइज के कारण, डिस्क्रिमिनेशन प्रिजुडाइज के कारण किसी व्यक्ति या समूह के साथ गलत या अन्यायपूर्ण व्यवहार करना, बिहेव करना। समझ में कैसे स्टीरियोटाइप एक प्रिजुडाइज हुआ, फिर प्रिजुडाइज हो के फिर कैसे वो डिस्क्रिमिनेटिव हो गया। ठीक है, जैसे आसान भाषा में समझिए कि जैसे अगर किसी नौकरी में किसी को सिर्फ उसकी जाति, धर्म या रंग के कारण नहीं रखा जाए तो ये भेदभाव है। समझ में आया?
अगर इसको समराइज करके बोलो तो जैसे स्टीरियोटाइप है बिना पूरी जानकारी के कोई सोच बना लेना, ठीक है। प्रिजुडाइज क्या होगा, नकारात्मक भावना बनाना, ठीक है। तीसरा क्या होगा, गलत व्यवहार या भेदभाव करना। अब तीसरा जो डिस्क्रिमिनेशन है ये प्रैक्टिकल चीज़ है, जो आप बिहेव करते हैं लोगों से गलत तरीके से, बस किस आधार पे करते हैं, जो पूर्वाग्रह पाल रखा है, जो धारणा बन रखी है आपके दिमाग में, उसी के आधार पे करते हैं। तो पहली स्टेज स्टीरियोटाइप, दूसरी स्टेज प्रेजुडाइज, तीसरी स्टेज है डिस्क्रिमिनेशन। तो स्टीरियोटाइप का ही कह सकते हैं बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज और फिर डिस्क्रिमिनेटिव, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि पॉलिटिकल एटीट्यूड्स पढ़ने हैं बहुत सारे, ठीक है। पहले ये समझ लेना है कि पॉलिटिकल एटीट्यूड होता क्या है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि पॉलिटिकल एटीट्यूड्स बहुत सारे कौन कौन से हैं, किस टाइप के होते हैं। तो आपको भारतीय समाज, जो भारत में जिस तरीके के पॉलिटिकल एटीट्यूड अभी चल रहे हैं लोगों के, वो समझ में आएगा। उसके बाद विदेशों का भी समझ में आएगा। पॉलिटिकल एटीट्यूड का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की राजनीति, नेताओं, सरकार, नीतियों और विचारधाराओं के बारे में सोच, भावना और नज़रिया। मैंने पहले ही बोला था कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड क्या होता है, एक सोच भावना जैसी होती है ना सारी चीज़ें, तो बस इसी में पॉलिटिकल एटीट्यूड है, पॉलिटिकल ऐड कर देना है। तो मतलब ये है कि जो देश में चल रहा है, राजनीति होती है, नेता होते हैं, सरकार होती है, नीतियाँ होती हैं, बहुत सारी विचारधाराएँ होती है, ठीक है। तो उनके बारे में जो है एक व्यक्ति की सोच, भावना, नज़रिया, यही होता है पॉलिटिकल एटीट्यूड। कि इन सब के बारे में आपकी सोच क्या है, आपकी भावना क्या है, आपका नज़रिया क्या है, तो वो होता है पॉलिटिकल एटीट्यूड, ठीक है। ये जो एटीट्यूड होता है पॉलिटिकल एटीट्यूड, ये एटीट्यूड तय करता है कि व्यक्ति किस पार्टी को पसंद करता है, किस विचारधारा को मानता है और वोट किसे देगा। आप लोग मानते होंगे ना, आप लोग जैसे अगर आप लोग सेकुलरिज्म में बिलीव करते होंगे या पंथ निरपेक्षता में ऐसा बिलीव करते होंगे, सारी चीज़ें समानता, न्याय, इस तरीके की बातें करेंगे, तो आप क्या होंगे, आप लोग को ज़्यादातर बोलेंगे कि लेफ्ट विंग का है ये, ठीक है। लेफ्ट विंग क्या होता है, राइट विंग क्या होता है, आज पता चलेगा, आज बात करेंगे उस पर पूरा डिटेल में, लास्ट में आएगा। तो लोग आपको बोला जाएगा कि आप लेफ्ट विंग के हैं, और वहीं आप ये बोले कि नहीं राष्ट्र ये सब तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रवाद ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए, हमारा कल्चर प्रायोरिटी होनी चाहिए, सेना की बात होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा ये, तो आपको बोला जाए कि आपके राइट विंग के हैं, तो आप बोलेंगे हमारी परंपरा बनी रहनी चाहिए, हमारी जो है ट्रेडिशनल जो चीज़ें चल रही आ रही है उसको बनाए रखना चाहिए, ठीक है। एक तरीके से एक रूढ़िवादी टाइप के जो होते हैं, जिस तरीके की बातें आती हैं, तो ये बोला जाता है इनको राइट विंग। तो आप तो फिर जो राइट विंग की विचारधारा होंगी, आप उनको वोट देंगे, उनको पसंद करेंगे, उनके नेताओं को पसंद करेंगे, इस तरीके की बातें आएंगी सामने। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड यही होता है। अब पॉलिटिकल एटीट्यूड के मुख्य हिस्से होते हैं बहुत सारे समझने के लिए। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल, हमने एबीसी मॉडल पढ़ा था ना। एबीसी मॉडल क्या होता है, तो उसी का कॉग्निटिव पार्ट। आपके कॉग्निशन का मतलब आपकी बुद्धि के स्तर पे जानकारी, ये जानकारी से जुड़ा हिस्सा है कि कौन सी पार्टी क्या नीति ला रही है, कौन सा नेता किस मुद्दे पर क्या बोल रहा है, ये कॉग्निटिव पार्ट है, ये आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड का। फिर अफेक्टिव पार्ट क्या है, किस नेता या पार्टी के लिए लगाव या नफरत है, ठीक है, ये भावनात्मक हिस्सा है आपका। और बिहेवियर का क्या है, व्यवहारिक हिस्सा क्या है, वोट देना, रैली में जाना, सोशल मीडिया पर समर्थन करना, विरोध करना, ये आप लोग करते ही हैं, सभी लोग करता है। तो ये पॉलिटिकल एटीट्यूड के 3 मुख्य हिस्से हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल, ठीक है। कॉग्निटिव में क्या होगा, आप इस पे ध्यान देते हैं कि कौन सी पार्टी क्या नीति लाती है, कौन सा नेता किस मुद्दे पे बात कर रहा है। और जो है इफेक्टिव पार्ट में ये होता है कि किस नेता या पार्टी के लिए आपका लगाव है, किससे आप नफरत करते हैं, है ना। पहले अभी क्या चल रहा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़, और पहले क्या चल रहा था, पप्पू बोलते थे उनको, राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे। अभी क्या बोल रहे हैं, रागा। राहुल गांधी का जो राहुल में से रा ले लिया, आप गांधी में से गा ले लिया, रागा बोल रहे हैं अभी। तो ये दिखाता है कि लोग जो है
किस पार्टी को किस नेता को कितना पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसे सांकेतिक वर्ड यूज़ करते हैं वो, तो बहुत फेमस होता है। तो बिहेवियर में क्या है कि वोट देंगे, रैली में जाएंगे, सोशल मीडिया का पे समर्थन करेंगे, विरोध भी करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इंडियन एक्सप्रेस में जो है एक फार्म लॉ, जब किसान बिल आया था तो उस पर, कृषि बिल आया था तो उस पर प्रोटेस्ट हुआ था, 2021 की बात है। तो कुछ लोगों का एटीट्यूड था कि मोदी सरकार के नए कृषि कानून किसान विरोधी हैं, ऐसा एटीट्यूड था कुछ लोगों का। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि ये सुधार के लिए ज़रूरी थे, ठीक है। तो यह विरोधाभास जो है पॉलिटिकल एटीट्यूड के कारण था। एक मानता है कि ठीक है, एक मानता है कि नहीं, ठीक नहीं था। तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल, एक विरोधाभास है ना, कि एक मान रहा है एक नहीं मान रहा। तो इसको कहते, ये क्या है, तो ये पॉलिटिकल एटीट्यूड के कारण है। क्यों है, क्योंकि कुछ लोगों का पॉलिटिकल एटीट्यूड है कि वो मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, कुछ का पॉलिटिकल एटीट्यूड ये है कि वो राहुल गांधी के पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अभी हमको ये भी समझना है कि पर्सनालिटी सेंटर्ड पॉलिटिक्स क्या होता है और इशू सेंटर्ड पॉलिटिक्स क्या होता है, इसी में समझ में आएगा। पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के कई प्रकार होते हैं, उसको समझना है। कॉग्निटिव अफेक्टिव बिहेवियर, इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है, ये दिमाग में बना रहे। एबीसी मॉडल का हिस्सा है। अब पॉलिटिकल एटीट्यूड के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एटीट्यूड के टाइप्स कितने होते हैं, मुख्यतः 5 होते हैं, जैसे रेडिकल, लिबरल, मॉडरेट, कंजर्वेटिव और रिएक्शनरी। कंजर्वेटिव और रिएक्शनरी। रेडिकल का हिंदी में मतलब होता है क्रांतिकारी, लिबरल का उदारवादी, मॉडरेट का मतलब मध्यम मार्गी, कंजर्वेटिव का मतलब रूढ़िवादी और रिएक्शनरी का मतलब है प्रतिक्रांतिकारी। इसको समझेंगे पूरा एग्जाम्पल के साथ। तो पहला है रेडिकल। पॉलिटिकल एटीट्यूड्स में पहला टाइप है रेडिकल। रेडिकल मतलब क्रांतिकारी। क्या है ये रेडिकल? लोग ये सोचते हैं कि मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदल देना चाहिए, मौजूदा व्यवस्था पूरी तरीके से बदल देना चाहिए, बहुत तेजी से बदलाव हो, सिस्टम से नाराज लोग हैं ये लोग, ठीक है। रेडिकल लोग सिस्टम से नाराज लोग हैं, इसीलिए ये मानते हैं कि मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दें, ठीक है, बहुत तेज बदलाव होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे लेंगे। पहला एग्जाम्पल है कि कुछ अमेरिकी यंगस्टर्स ब्लैक लिव्स मैटर हैशटैग चला था एक बारी, क्योंकि एक पुलिस वाले ने जो है अमेरिका में किसी अश्वेत व्यक्ति को दबा के, पैर से दबा के मार दिया था। उसने बोला था आई कांट ब्रीथ, तो उसी समय चला था हैशटैग ब्लैक लिव्स मैटर, ठीक है। तो उसी टाइम का एग्जाम्पल है कि कुछ अमेरिकी यंगस्टर जो है ब्लैक लिव्स मैटर आंदोलन में व्यवस्था को पूरी आलोचना कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि जिस तरीके से उसको मारा गया है, तो वो पूरी व्यवस्था की आलोचना कर रहे थे। तो ये जो सोच है, ये जो सोच के किस तरीके का रेडिकल सोच है ये, कि वो पूरी व्यवस्था से नाराज है कि इसने इस तरीके का जो सिस्टम ने एक व्यक्ति की हत्या की करी है, तो पूरे सिस्टम से नाराजगी दिखा रहे थे। तो ये रेडिकल सोच था उनका कि व्यवस्था से ही नाराज है पूरी तरीके से। दूसरा एग्जाम्पल है कुछ छात्र संगठन, जेएनयू का है कुछ छात्र संगठन जेएनयू में कहते हैं कि पूंजीवाद को ख़त्म करो, कैपिटलिज्म को पूरी तरीके से ख़त्म करो। तो जो ये बोल रहे हैं कि पूंजीवाद को ही पूरी तरीके से ख़त्म करो, क्या है ये रेडिकल सोच है, यानी पूरी व्यवस्था को ख़त्म कर दो, ये पूंजीवाद पूरा बंद करो। ये न्यूज़ में था कि जेएनयू के कुछ छात्र जो है नारे लगा रहे थे कि पूरी तरीके से जो है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को ख़त्म कर दो। तो ये पूरी तरीके से ख़त्म करने की वाली बात क्या है, मतलब पूंजीवाद तो एक पूरा सिस्टम है, व्यवस्था है, ख़त्म करो इसको, ये रेडिकल सोच है। अब रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए अपने यहाँ के लोगों का। कुछ है भगत सिंह। तो भगत सिंह का एटीट्यूड रेडिकल था। क्यों? वो एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी थे। क्या चाहते थे कि पूरी ब्रिटिश शासन को ख़त्म करना था उनको, पूरी की पूरी ब्रिटिश शासन को ख़त्म करना चाहते थे भारत से। तो क्या था ये रेडिकल सोच था उनका कि पूरी तरीके से हटाओ इनको। दूसरा भीमराव अंबेडकर। कैसे? ये सोशल रिवोल्यूशनरी थे कि जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम को जड़ से ख़त्म करना था इनको। कास्ट सिस्टम एक पूरी तरीके की व्यवस्था बनी हुई है, तो इसको पूरा जड़ से ख़त्म करना चाहते थे ये, कि हटाओ इसको।
तो क्या था इनका सोच, ये रेडिकल थे पूरी तरीके से। रेडिकल बोलने का मतलब केवल नेगेटिव सेंस में नहीं जाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो यहाँ पे जो आप सुन रहे होंगे कि ब्रिटिशों को हटाओ, जाति व्यवस्था पूरी तरीके से हटाओ, तो ये रेडिकल सोच है, तो ये पॉजिटिव सेंस में है सारी। तीसरा है नस्ल, ये एग्जाम्पल्स चल रहे हैं अभी समझने के लिए, बस ये आपको काम आएंगे, निबंध वगैरह में काम आएंगे काफ़ी। नस्लवादी आंदोलन, नस्लवादी समाज में समानता लाना चाहते हैं लोग। नस्लवादी जो है समाज में समानता लाना चाहते हैं, पर उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम रेडिकलिज्म। ये एक्सट्रीम रेडिकल थे, ठीक है। नस्ल भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है, नस्ल भेद नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको बोला गया नस्लवादी आंदोलन, कि ये नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन था इनका, ठीक है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता आनी चाहिए, इसके लिए इन्होंने हिंसा का रास्ता अपना लिया। तो इनको ये बोला गया कि ये रेडिकल तो है लेकिन एक्सट्रीम रेडिकल है, बेसिकली रेडिकल सोच था इनका। अब कार्ल मार्क्स को कौन थे ये, तो ये इकोनॉमिक रेडिकलिज्म को फोकस करते थे। आर्थिक क्रांतिकारी थे ये, आर्थिक क्रांतिवाद को प्रमोट करते थे। तो ये क्या चाहते थे कि समाज में जो समाज जो है, समाज को पूंजीवाद से मुक्त होना चाहिए, ये ऐसा मानते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्लासलेस सोसाइटी, अंडरलाइन करेंगे, क्लासलेस सोसाइटी, वर्ग विहीन समाज का विचार दिया इन्होंने, कि वर्ग विहीन समाज होना चाहिए। जब हम बोलते हैं ना कि वर्ग विहीन समाज क्या है, जब हम बोलते हैं क्लासलेस सोसाइटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बहुत अमीर नहीं होगा, क्लास नहीं बनना चाहिए कभी भी, कि बहुत एक अमीर है एक बहुत गरीब है, तो एक पुअर क्लास है, एक अपर जो है अमीर रिच क्लास है, इस तरीके का वर्ग नहीं बनना चाहिए। या फिर इसी तरीके का नहीं, केवल यहाँ पे ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशनरी थे कि ये सारे पूंजीवाद मुक्त समाज होना चाहिए और वर्गहीन समाज होना चाहिए। तो मुख्य फोकस इनका ये रहता कि बहुत अमीर नहीं होना चाहिए। बोर्जुआ और सर्वहारा जो वर्ड दिया गया, इन्हीं कार्ल मार्क्स के टाइम पे ही ज़्यादा चलता है। तो जो बोर्जुआ और सर्वहारा वाला वर्ड है, ये नहीं होना चाहिए, सभी इक्वल होने चाहिए, एक पायदान पर होने चाहिए, ठीक है। तो वर्गविहीन समाज में अमीर वर्ग गरीब वर्ग नहीं होना चाहिए, सब समान होना चाहिए। लेकिन जो क्लासलेस सोसाइटी है, क्लासलेस सोसाइटी का मीनिंग व्यापक है। क्लासलेस सोसाइटी में इसमें जातिवाद भी ऐड कर सकते हैं कि कोई ऊंची जाति नहीं होगी, कोई नीची जाति नहीं होगी, एक क्लास नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब है इतना, ये एग्जाम्पल हो गया रेडिकल एटीट्यूड का, ये रेडिकल एटीट्यूड का था। पॉलिटिकल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड पढ़ रहे हैं, उसमें रेडिकल एटीट्यूड था। अब हम पढ़ेंगे लिबरल एटीट्यूड क्या होता है, उदारवादी अभिवृत्ति। तो लिबरल एटीट्यूड क्या कहता है कि बदलाव चाहिए लेकिन धीरे धीरे और संविधान के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में रह के हमें सुधार करना है, लेकिन धीरे धीरे। तो बेसिकली इनका सोच इनकी सोच झुकाव किधर है, ये सुधारवादी सोच वाले लोग हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में कि यूरोप के कुछ लोग जो है पर्यावरण नीति में सुधार चाहते हैं, यूरोप में पर्यावरण के प्रति सुधार सभी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कानून के दायरे में, मतलब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और उसी में एक और एग्जाम्पल, जैसे भारत में महिला आरक्षण बिल को सुधार की दिशा में कदम मानना, ठीक है, ये क्या है, ये लिबरल है, लिबरल एटीट्यूड है। और ये मानते हैं कि समानता, स्वतंत्रता, मानवाधिकार बना रहे, ये लिबरल एटीट्यूड वालों का है। ये भी मानते हैं कि खुली सोच होनी चाहिए, समानता, आज़ादी होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, तर्क और विवेक होना चाहिए लोगों में, सुधारवादी रवैया होना चाहिए। ये लिबरल लोगों का मानना है। सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ये तो बहुत ही प्रोग्रेसिव टाइप के लोग हैं, ऐसा होना चाहिए। तो ये इस टाइप के लोग में आते हैं, ये मानते हैं इसको, लिबरल एटीट्यूड वाले का एटीट्यूड इन्हीं सब चीज़ों को के आधार पे बनता है। एग्जाम्पल, राजा राम मोहन रॉय समाज सुधारक थे, ठीक है, सती प्रथा का विरोध किया, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, फिर उन महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, ठीक है।
तो क्या थे, लिबरल थे। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो है डेमोक्रेसी को प्रमोट किया, इन्होंने पंथ निरपेक्षवाद को प्रमोट किया, सेकुलरिज्म को प्रमोट किया, ठीक है। इन्होंने साइंस, एजुकेशन, मॉडर्न मॉडर्न थॉट्स को प्रमोट किया। और इन्होंने एक बात बोली थी जो बहुत ज़्यादा फेमस है कि फैक्ट आर फैक्ट्स एंड मस्ट बी फेस्ड। इन्होंने कहा कि फैक्ट आर फैक्ट्स एंड मस्ट बी फेस्ड। जो सच है वो सच है, हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना पड़ेगा, हमें उसको फेस तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ये एक लिबरल लीडर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू का कहना था। तीसरा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है। इन्होंने विचारों की स्वतंत्रता पे बहुत ही जोर दिया था। इन्होंने युवाओं से बोला कि सोचने की आज़ादी रखो, सोचते रहो। ये सोचने की आज़ादी रखो छोटा मीनिंग नहीं है। जब ये बोलते हैं कि सोचने की आज़ादी रखो, तो ये इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं कि आप अपना सोच जो है इनोवेटिव रखो थोड़ा, ठीक है। तो ये जो है धर्म, जाति, राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करते थे। ये स्पिरिचुअल लिबरलिज्म का उदाहरण है, ठीक है। ये स्पिरिचुअल लिबरलिज्म का उदाहरण है। समझ में आया? अब सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के, हमारे भारत देश के सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो LGBTQ राइट्स 2018 का मामला है, उनको मिल गया था राइट्स। LGBTQ को राइट्स दे दिया, उनके अधिकार दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता यानी IPC सेक्शन 377 को अपराध से मुक्त कर दिया। IPC सेक्शन 377 में 3 क्लॉज है, उसमें से एक क्लॉज है उसको मुक्त कर दिया। 377 में एक क्लॉज है उसको मुक्त कर दिया, जिसको होमोसेक्सुअलिटी बोलते हैं, उसको अपराध से मुक्त कर दिया, ठीक है। तो यह लिबरल एटीट्यूड ऑफ लॉ का उदाहरण है। लिबरल एटीट्यूड्स ऑफ लॉ, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करता है, ठीक है। तो ये लिबरल एटीट्यूड का एग्जाम्पल था। लिबरल एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कोई एक व्यक्ति में ही वो एटीट्यूड होगा, पूरी संस्था हो सकती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, पूरी संस्था है। एक APJ अब्दुल कलाम एक व्यक्ति है, व्यक्ति में भी हो सकता है, ठीक है। अब अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल ही चल रहे हैं अभी, लिबरल एटीट्यूड में एग्जाम्पल चल रहे हैं। अब्राहम लिंकन क्या था? इन्होंने फ्रीडम फॉर स्लेव्स, दास प्रथा चलती थी ना पहले, दास बना के लोग अपना काम निकलवाते थे, कोड़े मारते थे, खाने पीने को थोड़ा देते थे, काम 12 घंटे से करवाते थे ज़्यादा। तो फ्रीडम ऑफ स्लेव के लिए इन्होंने जोर दिया था कि इनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो उन्होंने अमेरिका में गुलामी ख़त्म की थी अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। तो ये क्या था? लिबरल सोच वाले थे, लिबरल एटीट्यूड है इनका। नेल्सन मंडेला, ये इन्होंने रेशियल इक्वलिटी पे जोर दिया था, नस्लीय भेदभाव को ख़त्म करके नस्ल समानता पे जोर देने की बात कर रहे थे ये, तो समानता पे जोर दे रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में जो है नस्ल भेद को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ी इन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने कहा जब सब ठीक हुआ तो इन्होंने ये कह सकते हैं कि बदला लेने पे फोकस नहीं किया, बल्कि माफ़ी और मेल जोल का रास्ता चुना। तो ये क्या है? इनका लिबरल एटीट्यूड है। ये जो लिबरल एटीट्यूड, रेडिकल एटीट्यूड में ध्यान में रखिएगा कि ये टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड्स में चल रहा है कि पॉलिटिकल एटीट्यूड्स कैसे कैसे होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं लिबरल एटीट्यूड, उसी का एग्जाम्पल चल रहा है। और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, इनका नाम तो सुना ही हुआ आप लोगों ने। एजुकेशन के लिए काफ़ी इन्होंने लड़ाई लड़ी, खासकर महिलाओं के लिए, एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन के लिए। तो तालिबान जो अभी भारत में आया हुआ, तालिबान में जो अभी विदेश मंत्री आए हुए हैं, क्या नाम है उनका? आमिर खान मुत्तकी। तो ऐसा सुनने में तो आया है कि महिला पत्रकार जो हैं उनको बाहर रखा गया था, अभी विवाद छिड़ा है इस पे। तो इसी पे इसको ध्यान में रखेंगे कि मलाला यूसुफजई जो है, तालिबान के विरोध के बावजूद लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई थी इन्होंने, ठीक है। मलाला यूसुफजई ने तालिबान के विरोध के बावजूद लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई। तो ये लिबरल और करेजियस एटीट्यूड का उदाहरण है, लिबरल और करेजियस एटीट्यूड। क्योंकि आप जानते हैं कि तालिबान में जो है लड़कियों को बिल्कुल ही एक तरीके से गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, अगर हल्का सा भी उनको शक हुआ तो मार देते हैं। अब पाकिस्तान में भी कुछ हाल ठीक नहीं है, ऐसा ही हालत है।
तो उस मूवमेंट में भी ये जो है मलाला यूसुफजई इस तरीके के लिबरल एटीट्यूड रखती हैं, वो भी करेजियस वाला। बहुत बड़ी बात है कि ऐसे देश में जहाँ पे महिलाओं को एकदम बिल्कुल दीनहीन माना जाता है और प्रमोट नहीं करते वो एजुकेशन के लिए, लेकिन वहाँ पे जब इस तरीके के लोग आए तो हिम्मत तो है कि मार दिए जाएं, ऐसे लोगों को मार मार के ख़त्म ही कर देंगे लोग, लेकिन फिर भी वो खड़ी रही हैं और पूरे देश ने इनको बहुत सराहा है। ध्यान में रखिएगा, मौलाना यूसुफजई जो है अफगानिस्तान की नहीं है, वो पाकिस्तान की है। सातवां एग्जाम्पल ले लीजिए यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन 1948, इसके बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसने कहा कि हर इंसान को जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार है। तो यह क्या है? यह वैश्विक स्तर पर लिबरल एटीट्यूड का प्रतीक है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन 1948 ये केवल एक देश का तो नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट है, सबको इसको फॉलो करना है। तो ये लिबरल एटीट्यूड है लेकिन ग्लोबल लेवल पर। अब हमें पढ़ना है मॉडरेट एटीट्यूड, मध्यम मार्गी। दो हो गए पॉलिटिकल एटीट्यूड्स में, दो हो गए रेडिकल एटीट्यूड, लिबरल एटीट्यूड हो गए। अब हमको पढ़ना है मॉडरेट एटीट्यूड क्या होता है, मतलब मध्यम मार्गी। समझना है कि मॉडरेट मतलब मध्यम मार्गी से समझ में आ रहा होगा कि संतुलित नज़रिया, न बहुत बदलाव न बहुत पुराना, इस तरीके का, ना बहुत ज़्यादा बदलाव चाहिए ना बहुत ज़्यादा खराब पुराने ज़माने में चले जाना है, आपको बीच में रहना है, बहुत नॉर्मल सिंपल, आप नॉर्मली चलो धीरे धीरे। तो संतुलित नज़रिया, तो बीच का रास्ता। भगवान बुद्ध याद आ ही गए होंगे आपको तुरंत, मध्यम मार्ग। एग्जाम्पल ले लेंगे तो समझ में आएगा। तो भारत में जो है बहुत से लोग जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच क्या होता है कि भारत में बहुत से लोग बीजेपी और कांग्रेस के बीच किसी क्षेत्रीय दल को वोट दे देते हैं, जो ना तो बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी है ना बहुत ज़्यादा वामपंथी है, बीच में है, मध्यम मार्ग। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं एक और समझने के लिए। महात्मा गांधी, ये क्लिक कर जाएगा आपके दिमाग में तुरंत। नॉन वायलेंस एंड डायलॉग, बातचीत और अहिंसा पे वो ये जोर देते थे महात्मा गांधी जी। तो क्या हुआ कि आज़ादी की लड़ाई के टाइम ये अहिंसक और संवाद आधारित आंदोलन किया था इन्होंने। ठीक है, वे न तो अंग्रेजों के हिंसक विरोध के पक्ष में थे और न ही उनके साथ समझौता करने पर पूरी तरह से झुकने वाले थे। ठीक है, तो उन्होंने सत्याग्रह के जरिए माध्यम से उन्होंने आज़ादी पाने की कोशिश करी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सत्याग्रह है क्या है? मध्यम मार्गी, मध्यम मार्ग अपनाना, कि न बहुत लड़ना है न बहुत ज़्यादा झुक जाना है उनके सामने कि हाथ जोड़ के पैर पकड़ ले, माई बाप हमको आज़ादी दे दो, ऐसा नहीं करेंगे। अपने सम्मान का भी ध्यान रखेंगे और हम अपने आप को और जानवर भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, बीच में रखना है अपने आप को। तो क्या है, सत्याग्रह का रास्ता अपना लिया उन्होंने। ठीक है, तो ये है महात्मा गांधी का एग्जाम्पल पॉलिटिकल एटीट्यूड। दूसरा एग्जाम्पल है अकबर। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। ये बात पता होगी, इतिहास पढ़ते होंगे तो आपको पता है कि जोधा अकबर से शादी हुई थी। तो जोधा अकबर बोली कि ये थोड़ा मेरा नाम लिख दो। तो अकबर बोला आई एम अनपढ़, हम नहीं लिख सकते, हम पढ़ा लिखा नहीं है। तो कोई बात नहीं। फिर भी अकबर जो है धार्मिक सहिष्णुता को प्रमोट करता था। अकबर धार्मिक सहिष्णुता को प्रमोट करता था। एग्जाम्पल क्या है इसका कि धार्मिक सहिष्णुता को प्रमोट करता था? कोई एग्जाम्पल तो दीजिए। तो एग्जाम्पल है सुलह कुल। सभी धर्मों, सुलह कुल एक जगह थी, उन्होंने बनवाया था कि सभी धर्मों को लोगों को बुलाते थे, ये यहाँ पे बैठते थे, कहते थे कि आप अपने धर्म का ज्ञान बांचिए, आप अपने धर्म का ज्ञान बांचिए, ताकि हम देख के समझें कि क्या लिखा हुआ है आपके धर्म ग्रंथों में। तो सुलह कुल में बैठ के सभी धर्मकुल में ईसाई, पारदी, हिंदू, मुस्लिम सब बैठ के अपना बताते थे कि देखिए ये लिखा हुआ है, ये लिखा। बाद में जो है अकबर ने सबको पढ़ के समेट के ये समझ लिया कि सभी चीज़ों में लगभग बातें सेम ही लिखी हुई है। तो इन्होंने क्या किया, सबको निचोड़ के एक अपना धर्म बना दिया, धर्म बनाने की कोशिश की। दीन इलाही पढ़ा ही होगा, लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं,
लेकिन फिर भी सेम, अब सबको समेट के आप एक बनाएंगे, जो सब में लिखा है वो आप में भी लिखा है, लेकिन वो क्रक्स दे रहे थे लोगों का। जैसे अभी जो है आप देख रहे होंगे बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं, एक्स एआई टूल, वाई एआई टूल, जेड एआई टूल, बहुत सारी कंपनियां निकाली। अब कोई उसी में से बीच वाला निकला है क्या करें कि सारे जो है एआई टूल्स को पकड़े और कह दे कि आप इन सारे एआई टूल्स को हमारे प्लेटफॉर्म से यूज कर सकते हैं मात्र इतने रुपए में। तो क्या होगा? तो मतलब क्या है, आप वही एआई टूल यूज करेंगे लेकिन इस प्लेटफॉर्म से यूज करेंगे, कम दाम में यूज करेंगे। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप कुछ नया यूज नहीं करने वाले, सेम चीज वही है, बस माध्यम ये है। ठीक है। तो बुद्ध भगवान, अब एग्जाम्पल दूसरा तीसरा, बुद्ध भगवान ये तो सीधा सीधा बोलते थे मिडिल पाथ। ठीक है। न अति भोग न अति त्याग, ओ इट्स मध्यमा मार्ग। अब समझना है, तीन हो गया, मॉडरेट एटीट्यूड हो गया पॉलिटिकल एटीट्यूड्स में। अब हमें पढ़ना है कंजर्वेटिव एटीट्यूड, रूढ़िवादी अभिवृत्ति। ठीक है। क्या है ये मानते हैं कि पुरानी परंपराएं और व्यवस्थाएं सही हैं, बदलाव से डरते हैं ये लोग। बेसिकली ये लोग बदलाव से डरते हैं। ठीक है, बदलाव से डरना तो एक्सट्रीम हो जाएगा, लेकिन बस बदलाव नहीं चाहते, ज़्यादा बदलाव नहीं करो। ठीक है, पुरानी परंपराएं हो, व्यवस्थाएं सही वही, और व्यवस्थाएं सही है, पुरानी वाली ठीक है, वही चलो। ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा तालिबान की सोच पूरी तरीके से रूढ़िवादी है, आधुनिकता को नकारते हैं। ठीक है, ये आधुनिकता को नकारते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए सती प्रथा, जाति व्यवस्था होगी तो उसको समर्थन दे देंगे, नहीं जाति व्यवस्था ठीक है, सती प्रथा ठीक है। ठीक है। कंजर्वेटिव पॉलिटिकल लीडर जो है, धार्मिक रूढ़िवादिता, रिलीजियस कंजर्वेटिव, इस तरीके के। समझ में आया कि कौन होते हैं कंजर्वेटिव एटीट्यूड वाले, जो सती प्रथा, जाति व्यवस्था को प्रमोट कर दे, नहीं ये तो ठीक है, इसको होना चाहिए। ठीक है। अब हमें समझना है रिएक्शनरी एटीट्यूड क्या होता है। रिएक्शनरी एटीट्यूड क्या होता है? प्रतिक्रांतिकारी। ठीक है। रिएक्शनरी एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि पुरानी व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं ये समझ में है? ये पुरानी व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं, मतलब अतीत की ओर वापस चलो, अतीत के ओर वापस चलो। मतलब ये है कि समाज में जो नया बदलाव या सुधार आ चुका है उसे वापस पुरानी स्थिति में लेके चले जाओ। मतलब 100 साल का सफर आदमी मेहनत करके सब टूल इस्तेमाल करके पहुंचा है 21वीं सदी में, तो कह रहे हैं कि झोला वैसा उठाओ, अब चलो पुराने टाइम में। जो बदलाव उसको छोड़ के आगे बढ़ो, कि पीछे चलो। ये होते हैं रिएक्शनरी टाइप के लोग। तो मतलब ये है कि इससे एग्जाम्पल ये होगा कि ये लोग सती प्रथा, बाल विवाह के पक्षधर होंगे, जाति आधारित जो है श्रेष्ठता की सोच रखते हैं कि हमारी जाति बहुत ज़्यादा ये है, मजबूत है, बाकी सब जाति दीनहीन प्राणी है, इस तरीके का। महिलाओं की स्वतंत्रता का विरोध करेंगे, ये रिएक्शनरी लोग हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एडमंड बर्के। ठीक है। ये जो है ये अंग्रेज था, इसका अंग्रेज विचारक है, और राजनीति पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो इसकी इसी टाइप की है। तो ये जो है इसने किया क्या था, एडमंड बर्के ने किया क्या था, ये बोलता था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का विरोध किया था इसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके विरोध में लिखा कि समाज में अचानक बड़े बदलाव खतरनाक है। उन्होंने पुराने समाज और प्रथाओं को बनाए रखने के लिए पक्ष लिया, और उन्होंने कहा कि एडमंड बर्के ने कहा कि पुराने संस्थानों और परंपराओं को तोड़ना सामाजिक उथल पुथल ला सकता है। तो ये रिएक्शनरी थिंकिंग का क्लासिक एग्जाम्पल है कि मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़ेंगे जब फ्रांस की क्रांति, तो आपको समझ में आएगा कि फ्रांस की क्रांति हुई क्यों थी, क्यों जब वहाँ के राजा को जैसे आज आप देखते हैं ना कि नेपाल में जो है युवाओं ने दौड़ा के मारा था अपने नेताओं को, वैसा ही आपको उस टाइम के राजा के टाइम में देखने को मिलेगा फ्रांस की क्रांति में। आपको गिलोटीन वर्ड से आप वहाँ पे आपको पता चलेगा कि गिलोटीन वर्ड क्या होता है,
यहाँ पे तो जूता थप्पड़ पड़ रहा था ना, वहां पे तो गर्दन ही काट दिया था लोगों ने। तो ये कह रहे हैं कि तभी कह रहे हैं, ये एडमंड बके बोल रहा है कि बड़े बदलाव एक झटके मत करो। बेसिकली ये जो वर्ड बोल रहा है पक्ष में नहीं बोल रहा है कि बदलाव ही कर, धीरे धीरे बदलाव करो। इसका मतलब है कि कोई बस ये बोल रहा है कि बस इनकी इस पक्ष में था कि बदलाव होना ही नहीं चाहिए। भले बोलने का तरीका इसका ये था कि बड़े बदलाव ये अचानक मत करो, ताकि उसको लगे कि हम आपके पक्ष में भी हैं और ये भी लगे कि हम राजा के विपक्ष में नहीं, विपक्ष में भी नहीं बोल रहे हैं। तो बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा था। ये एडमंड बर्के थे, रिएक्शनरी एटीट्यूड का एग्जाम्पल। अब हमको ये समझना है दक्षिणापंथी क्या होता है, राइटिस्ट क्या होता है, और वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट क्या होता है। इस वर्ड को अब हमें समझना है। आप सुनते होंगे ना, ये वामपंथी है, ये दक्षिणापंथी है। तो बस इसको सुन लेना है, समझ लेना है। एक कहानी से समझेंगे हम इसको, कहानी के थ्रू समझ लेंगे पूरा कि लेफ्टिस्ट क्या होता है। मान लीजिए दो भाई हैं, एक अर्जुन है एक चंद्र है। एक अर्जुन नाम का है, एक चंद्र नाम का व्यक्ति है, दोनों भाई हैं, ठीक है। भारतीय शहर इंडियन सिटी की बात हो रही है। तो अर्जुन जो है, अर्जुन का जो एटीट्यूड है वो है समाज में बराबरी चाहता है, हर चीज़ों पर सवाल करता है, ठीक है। ये अर्जुन का एटीट्यूड है। चंद्र का एटीट्यूड क्या है, वो राष्ट्र, संस्कृति और परंपराओं को सबसे ऊपर मानता है, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, दोनों भाई बैठ के चाय पी रहे हैं, तो चाय पे चर्चा हो रही है, ठीक है। मुद्दा क्या है, सरकार ने मुद्दा उनका ये रहता है कि सरकार ने अमीरों पर टैक्स और गरीबों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है, ठीक है। तो अर्जुन जो लेफ्टिस्ट एटीट्यूड वाला है वो बोलता है कि बहुत अच्छा किया सरकार ने, अमीरों से टैक्स लो, गरीबों को समान अवसर दो, तभी तो समाज में बराबरी आएगी। और हाँ, जो पूंजीपति सिर्फ मुनाफा देखते हैं उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। ये था अर्जुन जो लेफ्टिस्ट एटीट्यूड का था, ठीक है। तो लेफ्टिस्ट एटीट्यूड में क्या होगा, प्रमुख बिंदु क्या होंगे, समाज में क्या होना चाहिए, लेफ्टिस्ट सोच क्या कहती है, बराबरी होनी चाहिए, समानता जरूरी है। तो फिर सरकार जो है, सरकार कैसी होनी चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिए, अमीरों पर टैक्स हो, गरीबों को सुविधा मिले। सोच कैसी होनी चाहिए इनकी, लेफ्टिस्ट की सोच क्या होती है, प्रगतिशील होती है, बदलाव के पक्ष में होते हैं ये, कि बदलाव होना चाहिए, ठीक है। और इनकी आलोचना किस लिए, लेकिन आलोचना किस पे होती है इनकी, लेफ्टिस्ट की आलोचना किस बात पे होती है, सरकार, सेना, धर्म, पूंजीवाद, सब पर सवाल करना जरूरी मानते हैं ये। इनकी आलोचना नहीं होती है, ये इन पर आलोचना करते हैं, गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं, सेना की आलोचना करते हैं, धर्म, पूंजीवाद, इन सब पे ये कहते हैं कि इन सब पर भी सवाल करना ज़रूरी है। ये कहना कि इनको नज़रअंदाज कर दिया जाए, इन पर सवाल ही ना पूछा जाए, ये ठीक नहीं है। गवर्नमेंट से सवाल करो, सेना अगर कुछ गलत करती है तो उससे सवाल करो। आपने सुना होगा ना कि सेना में बहुत ज़्यादा रेप के केसेस ऐसे देखने को मिला है, न्यूज़ में पढ़ने को मिला है, अनायास किसी को गोली मार दिया। तो सरकार पे, सेना पे, धर्म के आधार पे जो सांप्रदायिकता फैला के दो लोगों को लिंच कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग की बात कर रहा हूँ, लिंच कर रहे हैं, जो कैपिटलिज्म है उन पे सवाल करो। ये मत छोड़ दो कि हर चीज़ का महानता ओढ़ के बैठे हुए तो हम उनको सवाल ही ना करें कि ये तो बहुत महान है, क्यों ना मुझे। तो वो सब ये संविधान को मानते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कहते हैं कि संविधान है, रूल ऑफ लॉ है, आर्टिकल 14 है, सब लोग समान है, तो सब लोग समान है तो सबसे सवाल होगा, ठीक है। ये लेफ्टिस्ट एटीट्यूड है, लोगों की सोच है, ठीक है। मान लीजिए जब सरकार जो किसानों का कर्ज माफ कर दे, तो क्या लेफ्टिस्ट ग्रुप क्या बोलेगा, ये किसानों के हक में है, ठीक है। अब उसी पे चाय पे जो चर्चा हो रही थी, अब अर्जुन का ये एटीट्यूड था। अब चंद्र जो राइटिस्ट एटीट्यूड का है, वो बोलता है कि अरे अर्जुन, ज़्यादा मुफ्त देने से लोग काम नहीं करेंगे। क्या था शुरू में कि सरकार ने अमीरों पर टैक्स और गरीबों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की थी, यही मुद्दा था, इसी पे बात कर रहे थे दोनों। तो अर्जुन ने अपनी सोच बताई। अब चंद्र बता रहा है कि अरे अर्जुन, बोल रहा है अर्जुन से कि अरे अर्जुन, ज़्यादा मुफ्त देने से लोग काम नहीं करेंगे, पहले देश की संस्कृति, धर्म और सेना का सम्मान करना सीखो। सरकार का काम है राष्ट्र और परंपरा की रक्षा करना, न सिर्फ सबको समान बनाना।
ठीक है, तो ये चंद्र की सोच है जो कि राइटिस्ट सोच है, दक्षिणापंथी सोच है। तो राष्ट्रीय जो दक्षिणपंथी लोग होते हैं, उनकी उनकी सोच क्या होती है कि परंपरा और संस्कृति, सोच क्या होती है कि परंपरा और संस्कृति में सोच हो, विश्वास हो, राष्ट्र और आंतरिक सुरक्षा पर जोर देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देते हैं, उनको उन पर टैक्स कम लेते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, बदलाव चाहते हैं लेकिन धीमे 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 धीमे, मतलब रेंगते हुए, एकदम से रेंगते हुए, 100,000 साल में इनको मिले इस तरीके का। वामपंथी सोच को जो है एंटी नेशनल भी कह सकते हैं, ये आपको एंटी नेशनल भी बोल सकते हैं, वामपंथी सोच को ये एंटी नेशनल कह सकते हैं, कहते हैं ये जो वामपंथी सोच वाले, जो दक्षिणपंथी लोग होते हैं, उनके जुबान पे एंटी नेशनल वर्ड एकदम जैसे राष्ट्रगान की तरफ बना रहता है हमेशा, वो वामपंथी सोच को बोल देते हैं। जो लेफ्टिस्ट लोग दिखते हैं तुम एंटी नेशनल हो, और आज के टाइम पे आपको सुनने में भी बहुत मिलता होगा एंटी नेशनल ऐसे वर्ड सुनने में मिलता होगा। नया वर्ड तो है नहीं ये बहुत कॉमन है इनमें, ये जो राइटिस्ट लोग होते हैं बहुत कॉमन है इनके लिए, बोल देते हैं तुरंत। और भी लेफ्टिस्ट दिख गया तो बोल देंगे कि तुम जो है एंटी नेशनल हो। तो जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो राइटिस्ट जो लोग थे वो बोल रहे थे कि ये कश्मीर को भारत से पूरी तरह से जोड़ने का राष्ट्रवादी कदम है। ठीक है, ये उनकी सोच थी, बोल रहे थे उस वक्त। समझ में कि क्या होता है राइटिस्ट, क्या होता है लेफ्टिस्ट, समझ में आया? जब तक आपको इस तरीके के लोग मिल जाए ना जो परंपरा संस्कृति में विश्वास करने पे ज़्यादा जोर देते हों, लेफ्ट वाले भी देते हैं लेकिन इतना जोर नहीं देते हैं, ये ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा जोर दें, राष्ट्रवाद होना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दो, टैक्स कम लो, रूढ़िवादी होते हैं। ठीक है, एंटी नेशनल बोलने से चूकेंगे नहीं आपको। तो आप समझ लीजिएगा कि ये राइटिस्ट सोच वाले लोग हैं। ठीक है, लेफ्टिस्ट होने का मतलब ये नहीं कि ये जो ये बोल रहे हैं कि परंपरा संस्कृति विश्वास ये प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा ना दो, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा करते नहीं है, वो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनका जोर ही इसी पे है, पूरे की पूरा जोर इसी पर डाल देंगे। समानता जब वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक पूंजीपति को जो है पूरी जो है टैक्स कम कर देंगे, उसके लिए सारा उसके फेवर में सारी चीज़ें चले जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर भारत में है तो भारत में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं, तो सबको एक साथ प्रमोट करेंगे ना, तब जाके डेवलपमेंट थोड़ा दिखेगा कि एक वर्ग को एक ही जो है कंपनी को प्रमोट कर दिया और सब जो दीनहीन प्राणी बन के बैठे हुए हैं, उसमें भी कह सकते हैं क्लास बन गया, एक वर्ग बन गया, वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं, वहाँ पे भी एक वर्ग तैयार हो गया। एक पूंजीपति वर्ग है जो बहुत ज़्यादा पूंजीपति है, एक पूंजीपति वर्ग है जो बहुत गरीब पूंजीपति वर्ग है, इस तरीके का क्लास डेवलप हो गया वहाँ। तो ये नहीं चाहते, ये जो लेफ्टिस्ट होते हैं ये नहीं चाहते, वो कहते हैं कि पूंजीपति अगर है तो सबको एकदम सबको इक्वली ट्रीट करो, ये नहीं कि एक वर्ग को सबसे ज़्यादा दे दो। ये जो अभी अडानी अंबानी चल रहा है, वो जो विरोध करते हैं ना, वो इसी आधार यही होता है उनका विरोध करने का कि तुम एक ही को क्यों दे रहे हो पूरा का पूरा। क्रोनिक कैपिटलिज्म सुना होगा वर्ड, तो एक ही को क्यों दे रहे हो? प्राइवेट सेक्टर का भारत में एक ही वर्ग एक ही है, वही है, तो सबको दो, बराबर तरीके से करो सबके लिए। वो लेफ्टिस्ट इसलिए चिल्लाते हैं। ये हो गया लेफ्टिस्ट क्या होता है और राइटिस्ट क्या होता है। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि पर्सनैलिटी सेंटर्ड पॉलिटिक्स और इशू सेंटर्ड पॉलिटिक्स क्या होता है, ये भी समझ में आ जाएगा आज। ठीक है, पर्सनैलिटी सेंटर्ड पॉलिटिक्स क्या होता है और इशू सेंटर्ड पॉलिटिक्स क्या होता है, ये समझना ज़रूरी है। तब आपके दिमाग का धक्कन खुलेगा दिमाग में कि आज जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो क्या किस टाइप का पॉलिटिक्स चल रहा है। ठीक है, तो समझते हैं। कहानी, इसको भी कहानी की तरह लेंगे, एक कहानी स्टोरी बना रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, कोई किसी से कोई लेना देना है नहीं इसका। मान लीजिए चुनाव का टाइम है किसी गांव में। ठीक है, गांव का नाम है मान लीजिए कोई लोकतापुर हाइपोथेटिकल गांव में चुनाव होने वाला है। ठीक है, दो किरदार है, एक रामनाथ है, एक सुरेश है। रामनाथ जो है बहुत लोकप्रिय नेता है, हर जगह उसकी फोटो है, भाषण में जो जनता की दीवानी है, जनता उसकी दीवानी है। ठीक है, फोटो है, जनता दीवानी है, भाषण में उसके एकदम जोश रहता है। ठीक है, ऐसा बोलता है कि एकदम लोग एकदम छिन्न भिन्न हो जाते हैं। सुरेश है
शांत स्वभाव का है, मुद्दों पे बात करता है, शिक्षा, पानी, बेरोजगारी, इस सब पे तो बात करता है। तो गांव में दो पार्टियां आमने सामने हैं। अब रामनाथ क्या है, अब हम समझेंगे कि पर्सनालिटी सेंटर्ड पॉलिटिक्स क्या होती है। अब रामनाथ को एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। रामनाथ रामनाथ जो है हर जगह पोस्टर लगा देता है अपना। रामनाथ आएगा, बदलाव लाएगा, जो बोलेगा रामनाथ वही होगा कमाल, इस तरीके का स्लोगन दे रहा है। लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि वह मंच पर जोश से बोलता है, उसकी शक्ल हर पोस्टर पर है, वह खुद को मसीहा की तरह दिखाता है कि देखो हम मसीहा हैं, हम अवतार पुरुष हैं, अवतारी हैं, इस तरीके की वो दिखाता है अपने आप को। यह नेता की छवि, यहाँ नेता की छवि ही चुनाव का मुद्दा है, न कि असली समस्या है। मतलब यहाँ जो छवि है नेता की, मतलब मुद्दा ही नेता की छवि है, असली समस्या साइड साइड कर दो, ठीक है। तो इसे कहते हैं पर्सनालिटी सेंटर्ड पॉलिटिक्स, यानी व्यक्तित्व आधारित राजनीति। मतलब हर जगह पोस्टर पे, मान लीजिए, आपको सुनने में तो अजीब से लग रहा होगा ना कि ये कहीं मोदी जी को तो टारगेट नहीं कर रहा है, वो भी उस आधार वही है। आज जो ये हो रहा है ना पर्सनालिटी सेंटर्ड पॉलिटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये उसी पे काम कर रहा है। वो कर रहे हैं वो ऐसा, जहाँ देखो उन्हीं का चेहरा दिख रहा है, पोस्टर पे जाओ देखो उन्हीं का चेहरा दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर उन्हीं का चेहरा लगा हुआ, जिन्होंने किया उनका चेहरा ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। उन्हीं वही लेके बंदूक सारी चीज़ लेके खड़े हुए हैं, मंच पे बोल रहे हैं तो जोश से बोल रहे हैं, मतलब पूरा चेहरा पूरा फेस उन्हीं का है। तो क्या है ये पर्सनालिटी सेंटर्ड पॉलिटिक्स। मुद्दे के साइड में, मुद्दे पीछे हैं, हमारा चेहरा पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे विशेषता समझ लीजिए कि पर्सनालिटी सेंटर्ड पॉलिटिक्स का विशेषता क्या है। ध्यान किस पर है, नेता की छवि पर, बोलने के अंदाज पर, इमोशनल अपील करते हैं। इमोशनल मतलब हर जगह रो रो के दिखाते हैं चेहरा कि देखो हम कितना इमोशनल है, हमारे चेहरे पे फोकस करो, हम रो रहे हैं। कैमरा लगाया है, सब कुछ टेलीप्रॉम्प्टर लगा लिया है, उसके बाद हम रो रहे हैं, मतलब पूरी व्यवस्था तैयार करके रो रहे हैं, ठीक है। तो मुद्दे क्या होते हैं, पीछे चले जाते हैं। मीडिया का रोल क्या होता है, नेता को हीरो या विलन बना देना। आज जो मीडिया लगी हुई है क्या करते हैं, मोदी जी क्या होता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है। क्या है ये, मीडिया का रोल क्या है, हीरो बना रहे हैं। यहाँ पे खतरा क्या है, ये ज़्यादा प्रचार करते हैं, समाधान कम देते हैं। प्रचार ज़्यादा होगा, समाधान कम होगा। ये है सेंटर्ड पर्सनालिटी सेंटर्ड पॉलिटिक्स। तो 2024 का जो चुनाव हुआ था ना, तो कई जगह पर क्या चल रहा था, मोदी बनाम बाकी, मानी मोदी बनाम अदर्स। इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ छपा हुआ था पूरा कि 2024 के चुनाव में कई जगह सिर्फ जो है मोदी बनाम बाकी जैसा नैरेटिव चलाया गया था। मतलब ये क्या है, पर्सनालिटी सेंटर्ड पॉलिटिक्स का उदाहरण है कि मतलब मोदी नहीं तो हम किसको वोट दें, मतलब बाकी सब तो फालतू लोग हैं, और इनको दिखा दिया गया कि वो अभी आएंगे तो बस राम राज्य आने वाला है, और उसके बाद तो कुछ कोई है ही नहीं। ये ऐसा बोल रहे, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस में छपा था पूरा 2024 में। मोदी वर्सेस अदर्स, मतलब कोई है ही नहीं उनके बाद, समझ में। और वैसे ही ग्लोबल एग्जांपल लेंगे ना, तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का था, जिससे मागा पॉलिटिक्स बोलते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। तो उसमें क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा ट्रंप की छवि पर टिका हुआ था। मुद्दों से ज्यादा ट्रंप पर्सनैलिटी चर्चा में थी कि ट्रंप है तो ट्रंप रहेंगे, तो ट्रंप 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 होगा। अब पता चला कि जब ट्रंप आए तो टैरिफ इतना लगा दिया कि अन्य देश तो परेशान हुए, उनके देश के लोग भी परेशान हो गए कि अगर टैरिफ लगेगा तो मान लीजिए अब टैरिफ लग गया, अब सामान हम जो ग्लोबल कंपटीशन है, ग्लोबल लेवल पे हमारे कंपटीशन में हम ज़्यादा स्टैंड कर नहीं पाएंगे। होगा क्या, हमारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। महंगी होने का क्या मतलब, लोग नहीं खरीदेंगे। अब लोग खरीदेंगे ही नहीं तो घर हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो होगा ही नहीं। जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं होगा तो सैलरी नहीं, पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो होगा क्या, वर्करों की सैलरी कैसे दी जाएगी। वर्करों की सैलरी नहीं दे पाएंगे तो इसके आधार पे आधा वर्करों को हटाया जाएगा, प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे वो, वर्करों को हटाया जाएगा, क्या होगा, नौकरी, जॉबलेस होंगे वो, नौकरी जाएगी। तो ये तो हमारे देश में हो जाएगा और अन्य देशों में भी होगा। अब उनके यहाँ क्या होगा, महंगा हो गया टैरिफ। अब जो चीज़ वो मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ वो शैम्पू खरीद रहे थे, अब किसी का लगाव शैम्पू से है कि मुझे ये शैम्पू बढ़िया लगता है, मैं हर महीने इसको खरीदूंगा। अब वो लग गया जब 50% का टैरिफ, तो वो तो 150 का मिलेगा उनको, तो वो क्या खरीदेंगे इसको। वहाँ पे तो आम लोगों को तकलीफ होगी।
और देश तो परेशान हो ही रहे हैं। ठीक है, तो मागा पॉलिटिक्स जो है ट्रम्प का, इनकी छवि पे टिका हुआ था। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि कितना बुद्धिमान राष्ट्रपति है वहाँ का, कि अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी मार ही रहा है, सबको मार रहा है कि, लेकिन वो सह सकता है, वो सह लेगा क्योंकि उसका इकॉनमी मजबूत है, तो वो सह लेगा उसको, और लोग नहीं सह पाएंगे। आप समझते हैं ये सेंटर्ड पर्सनैलिटी सेंटर्ड पॉलिटिक्स था। अब इशू सेंटर्ड पॉलिटिक्स समझना है कि क्या होता है। अब सुरेश को लेते हैं, ठीक है। सुरेश क्या कहता है चुनाव में, कहता है कि अगर हम जीते तो हम घर में पानी देंगे, गांव के बच्चों को स्कूल और स्कॉलरशिप दिलवाएंगे, ठीक है। उसके भाषण में बेरोजगारी की बात है, सरकारी योजनाओं की कमियां हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पे बात करता है। यहाँ ध्यान क्या है, मुद्दों पर है, न कि व्यक्ति पर। इसे कहते हैं इशू सेंटर्ड पॉलिटिक्स, मुद्दा आधारित राजनीति, ठीक है। इसमें मुख्य बिंदु समझ लेते हैं कि इस पे ध्यान क्या है। यहाँ पे ध्यान किस पर है, इसमें शिक्षा पर है, स्वास्थ्य पर है, महंगाई पर है, सुरक्षा पर है, ठीक है। और नेता का चेहरा मायने नहीं रख रहा है, कम मायने रखता है नेता का चेहरा, यहाँ कम मायने रखता है, ठीक है। प्रचार क्या हो रहा है, योजना और नीतियों पर आधारित प्रचार हो रहा है। फायदा क्या है, लोकतंत्र मजबूत होता है, इससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है इन सब चीज़ों से। अब द हिंदू में एक लेख छपा था, जब दिल्ली चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी ने बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल का मुद्दा बनाया, तो इससे क्या कहते हैं, ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का अच्छा उदाहरण है। अब ग्लोबल लेवल का एग्जांपल है कि न्यूजीलैंड की पीएम थी एक जेसिंडा अर्डेन, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी पीएम जेसिंडा ने चुनाव जीते थे, जो कोविड-19 की एकदम बिल्कुल क्लियर पॉलिसी बनाई थी उन्होंने सोशल जस्टिस के मुद्दों पर। तो उनकी वजह से इन्होंने जो जीत हासिल करी थी उस वक्त। तो ये भी एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का जो है अच्छा उदाहरण है। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें, पर्सनालिटी वर्सेस इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का, तो क्या होता है, ध्यान किस पर होता है पर्सनालिटी पॉलिटिक्स में, नेता की छवि पर, चेहरे और उसके स्टाइल पर। मीडिया का फोकस होता है उसके चेहरे और स्टाइल पर। नतीजा क्या होता है, कभी भावनात्मक होता है, कभी भ्रमित करता है। खतरा क्या होता है, तानाशाही जैसी सोच बन सकती है, एक डिक्टेटर जैसी सोच बन सकती है। ऐसे जो पर्सनालिटी पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, तो उनका व्यक्तित्व जो है एक तानाशाही मानसिकता पैदा कर देता है उनके अंदर, कि अरे यार हमारा हर जगह पोस्टर लग रहा है, हमारे जब भी बोला जा रहा है हमारा नाम लिया जा रहा है, हम ही सब ठीक करवा रहे हैं, बाकी हम ही हैं। वो एक तरीके से कह सकते हैं कि डिक्टेटर सिंड्रोम हो जाता है उसको, बीमारी। और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स में क्या होता है, ध्यान किस पे होता है, जनता की समस्या पर, नीति। उनकी मीडिया का फोकस क्या होता है, नीति और एजेंडा पर। नतीजा जमीनी बदलाव की संभावना बढ़ती है। खतरा क्या होता है, मतलब इनके लिए कि जवाबदेही बनी रहती है। खतरा नहीं, खतरा कम होता है यहाँ पे होता है कि जवाबदेही बनी रहती है। जो गवर्नमेंट में होगा उसके लिए खतरा लग सकता है उसको, लेकिन अगर जवाब अकाउंटेबल है गवर्नमेंट तो उसको ठीक लगेगा कि ठीक है जो भी है बता दो। तो ये था पर्सनालिटी सेंटर्ड पॉलिटिक्स और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स क्या होती है। तो आप जो मैंने बोला कि इशू सेंटर्ड पॉलिटिक्स, पर्सनालिटी सेंटर्ड पॉलिटिक्स, तो समझ में आ गया होगा कि कौन इशू सेंटर्ड पॉलिटिक्स कर रहा है और कौन पर्सनालिटी सेंटर्ड पॉलिटिक्स कर रहा है। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS। धन्यवाद। PDF लिंक, नंबर सब मिल जाएगा आपको। फ़ोन करना है, कॉल करना है, मैसेज करना है, करिए।